और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पर कुछ दिन पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। अब गृहमंत्री के बयान पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार का जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। Mukhyamantree gave the statement about the POJ. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. Now, as far as security scenario in Kashmir is concerned, if you see, after the abrogation of Article 370, it has undergone a major change, and all the trend lines which are there are coming down today. To the extent, if I can say that today the peace and development is something, there is a great space to meet the people's aspiration. There is a great space. So the civil administration is doing a great job in kind of occupying this space and making sure that the terrorism is put on a backseat. The civilians administration has been able to reach out to these people. The internet has been able to reach out to them. So if I can say that the border areas are truly integrated because of this ceasefire understanding. The second issue, the military is concerned, military is always ready to make sure that this ceasefire understanding is never broken because it's in interest of both nations. But if it is broken at any point of time, हम ईंट का जवाब पत्थर से। सरकारी नौकरियों में भर्ती का मोदी सरकार का मेगा प्लान रोजगार मेला 2 मंगल को आयोजित हुआ। रोजगार मेले के पहले चरण में पीएम ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे थे। 22 नवंबर को इसके दूसरे चरण में 71,000 अन्य युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। इसमें अर्धसैनिक बल और दूसरे मंत्रालय के अभ्यर्थी शामिल हैं। सीएपीएफ में 24,000 नियुक्ति पत्र दिए गए। इससे पहले पीएम मोदी ने 22 अक्टूबर को ऐसे ही रोजगार मेले के जरिए 75,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए थे। युवाओं को उनके नियुक्ति पत्रों की फिजिकल कॉपी देश भर के 45 स्थानों पर सौंपी जाएंगी। शिक्षा, लेक्चरर, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी और पैरामेडिकल पदों को भी भरा जा रहा है। विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में गृह मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है। रोजगार मेले में जुड़े मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। साथियों, पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही
यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया, जिसके बाद वो अचानक चर्चा में आ गए। थरूर ने अपने गृह राज्य केरल के मालाबार यात्रा पर यूडीएफ के सहयोगी आईयूएमएल के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और कहा कि इन्हें किसी से डर नहीं है, साथ ही किसी को उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता और किसी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी केरल कांग्रेस में कोई गुट बनाने में दिलचस्पी नहीं है। थरूर ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब देश में विभाजनकारी राजनीतिक सक्रिय है, ऐसी राजनीति की जरूरत है जो सभी को एक साथ लाए। उन्होंने कहा कि यह प्रशंसनीय है कि आईयूएमएल ने हाल ही में चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। എംപിമാര് ഒരു UDF ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ മര്യാദയോട് സംസാരിക്കണേൽ വലിയൊരു വാർത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ വിഷയം. ചിലവർ പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗീകാര്യമാണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് എയും ഐയും ഒക്കെ കൂടുതലായി ഓയും ഈയും ഒന്നും വേണ്ട. അഥവാ ഒരു അക്ഷരമാണെങ്കിൽ യു ആണ്, യുണൈറ്റഡ് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഇറക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ടും UDF വേണ്ടിയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല. നല്ലൊരു സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് പ്ലസ് मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी बुरहानपुर आएंगे। यहां राहुल गांधी के जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है। उधर सरकार ने भी राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए बड़े बंदोबस्त किए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी में पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी। सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और इसलिए उस मामले में सारे निर्देश दिए जा चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खबर बिहार से है, जहां शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इसी के साथ 7वें फेज की शिक्षक बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है। सूत्रों की मानी तो कैबिनेट की अगली बैठक में नए नियमावली पर मोहर लग सकती है। पीछे कहाँ हट रही है? कब तक बहाली हो रही है? कुछ आइडिया? बहाली वो प्रक्रिया आप जानते हैं कि न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण भी कुछ प्रक्रिया बाधित होती है। जी, उम्मीद है पॉजिटिव सोचा जाए। एकदम। ये जो है 16 करोड़ बहाल कर दिए, फिर रहे 2 साल तो कितना बहाल किए पता। और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे और दोनों को जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की। इस मामले की परतें अब खुलती नजर आ रही हैं। आफताब के घर के अंदर लगी टाइल से CFSL को अहम सबूत हाथ लगे हैं। इससे पहले CFSL को भी रसोई से कुछ खून के धब्बे मिले थे। अब CFSL को टाइल्स के बीच के गैप से बेहद अहम सबूत मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच की रिपोर्ट आने में करीब 2 हफ्ते का समय लगेगा। पुलिस ने मामले में FSL की जांच के अलावा ज्यादा तकनीक से लैस CFSL से भी सबूत जुटवाए हैं। CFSL से रिपोर्ट आने में करीब 2 हफ्ते का समय लगेगा। पुलिस ने आरोपी आफताब पूनावाला को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ा दी है। आरोपी आफताब पूनावाला के वकील के मुताबिक कोर्ट में आफताब ने जज के सामने कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मेरे द्वारा किया गया वो गुस्से में किया गया था।
नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा, सिर्फ उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी जो है, बस इतना ही। गुस्से में उससे ये हाँ, बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही नहीं बताया कि मैं क्यों किया। एक्यूज वो सॉरी जो विटनेस विक्टिम थी उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया बस। सर उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ किसी तालाब का साइड प्लान वगैरह भी बताया जहाँ हाँ, वो साइड प्लान बताया, वो साइड प्लान पर भी मोस्ट प्रोबेबली जो है दिल्ली पुलिस लेके जाएगी उसको, उससे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। सर क्या नार्को एनालिसिस हो गया है सर, क्या क्यों? नहीं, अभी वो होनी बाकी है, अभी होगी जो है। सर कल पॉलीग्राफ की भी परमिशन मिल गई है? अच्छा हाँ, मिल गई है और वो होगी जो है। अच्छा सर, अब आगे आपका क्या कदम है? क्या फैमिली वालों ने आपसे मिलने की कोशिश की है या नहीं, अभी फैमिली वाले नहीं, पर मैंने उसको आज आफ्ताब से भी इस मैटर पर बात की थी। जब मैं अलग कमरे में उनसे मैंने लीगल मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि मुझे फैमिली से बात करनी है, और मैंने ये बात मेंशन भी किया जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ठीक है मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप मिलिए। सर ये क्योंकि सर ऐसे में मिलना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी सेंसिटिव मैटर हो गई कि मैं ओपनली जाकर किसी से मिल नहीं सकता हूँ। सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में चार्जशीट दायर कर दी है। गोवा के कार्लिज बार में संदिग्ध हालत में सोनाली की मौत हुई थी। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर हत्या करने का आरोप लगा है। सोनाली के कत्ल के आरोप में दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मापुसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। सीबीआई ने मामले में गिरफ्तार किए गए सांगवान और सुखविंदर सिंह से कोलवाल जेल में पूछताछ की है। सीबीआई ने गोवा पुलिस के दस्तावेजों की भी जांच की है जो 500 से अधिक पेजेस का है। इसमें गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ब्रेक के बाद खबर गाजियाबाद से है, जहां के थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र की चर्च कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग दंपति की लाश उसी के घर में मिली। दंपति की हत्या गला घोंटकर की गई है। मृतकों का नाम इब्राहिम और हजारा है। मृतक इब्राहिम की 2 शादियां हुई थीं, जिसमें इब्राहिम पहली पत्नी के साथ एक घर में रहता था, तो वहीं दूसरी पत्नी घर से कुछ ही दूर बच्चों के साथ रहती थी। पुलिस सभी एंगल से हत्या के सबूत जुटाने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि यह हत्या संपत्ति विवाद को लेकर हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 8 बजे के आसपास 112 का माध्यम से ये मोहल्ला में 2 बुजुर्ग संपत्ति लोग का गला दबे का हत्या हुआ। और घटनास्थल पर मैं मौके पर आया हूँ, हमारे अधिकारी लोग सभी लोग मौके पर आए, सब देखा है, घटना संरक्षण किया हूँ। उस पर एक मोटिव तो लग रहा है, मेनली हत्या लग रहा है। वहाँ पे कोई सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है। इन लोग दोनों बहुत गरीबी है, इन लोग कबाड़ का काम करता है, और बाकी सब चीज़ हम जांच करवा रहे हैं, क्या कारण मोटिव क्या है सब वेरीफाई करवा रहे हैं। अभी घर के अंदर सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है। आसाम मेघालय बॉर्डर पर मंगल को फायरिंग की घटना के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने लकड़ी की तस्करी कर रहे एक ट्रक को रोका था, जिसके बाद झड़प हुई और एक फॉरेस्ट गार्ड सहित 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मेघालय सरकार ने अगले 48 घंटे के लिए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा है कि घटना में मेघालय के 5 और असम के एक वन रक्षक सहित कुल 6 लोगों की मौत हुई है। मेघालय घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। सीएम ने कहा है कि मेघालय पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच शुरू की जाएगी। मैंने घटना पर असम के सीएम से बात की है और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री के बीच मार्च में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ महीने बाद यह हिंसा हुई है। तब दोनों मुख्यमंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच 884.9 किलोमीटर लंबी सीमा के साथ 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 में 5 दशक पुराने विवाद को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। खबर यूपी से है, जहां योगी सरकार ने एक बार फिर गौ तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। गौ तस्करी के इल्जाम में जेल में बंद मोहम्मद मुजफ्फर की लगभग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। मोहम्मद मुजफ्फर समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हैं और एक्स एमपी अतीक अहमद के करीबी बताए जाते हैं। पुलिस ने कौशाम्बी के चरवा गांव में मोहम्मद मुजफ्फर की 6 करोड़ कीमत की खाली पड़ी जमीन सीज कर दी है। इसी तरह से मोहम्मद मुजफ्फर की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी गई है, जिसकी कीमत पुलिस ने 4 करोड़ की बताई है।
पुलिस के मुताबिक गौतस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की अब तक 70 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी को योगी हुकूमत ने कुर्क किया है। मोहम्मद मुजफ्फर पिछले कई सालों से गौतस्करी और गैंगस्टर एक्ट के तहत नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। से जो अर्जित धन था उससे इन्होंने इस संपत्ति को खरीदा। आज जो है अपराध से अर्जित चूंकि संपत्ति है तो जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेश से 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त हम लोग ग्राम भिखनापुर, थाना कोखरा, जनपद कौशाम्बी की एक संपत्ति है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। उसकी संपत्ति को यहाँ से ये संपत्ति की कार्रवाई, कुर्क की कार्रवाई हो गई है। अब वहाँ पर जा करके उसे कार्रवाई संपन्न करेंगे। ये जो संपत्ति है भीटी उपहार में जो कुर्क की गई है 0.6678 हेक्टेयर है। और अब बात फीफा की करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का पहला बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मंगलवार को लुसेल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबले में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से पराजित कर दिया। फुटबॉल जगत के इतिहास में सऊदी अरब की अर्जेंटीना पर यह पहली जीत है। अर्जेंटीना की ओर से मैच में इकलौता गोल लियोनेल मेस्सी ने किया। वहीं सऊदी अरब के लिए साले अल शहरी और सलेम अल दावसारी ने गोल दागे। अर्जेंटीना फिलहाल फीफा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, वहीं सऊदी अरब की टीम 51वें नंबर पर है। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने 2 मैच जीते थे, वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ पर छूटे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जल शक्ति विभाग जम्मू ने फास्ट ट्रैक पर शिकायत के निवारण के लिए व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर जारी किया है। विभाग ने शिकायत दर्ज करने के लिए 2 व्हाट्सएप और 1 टोल फ्री नंबर जारी किया है। मुख्य अभियंता PHE विभाग जम्मू ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हर विभाग में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसे जल शक्ति विभाग जम्मू में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप नंबर और एक टोल फ्री नंबर पर आम जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो डिजिटाइज में हमने एक टोल फ्री नंबर अपना पब्लिसाइज किया हुआ है। अभी टोल फ्री नंबर पे जो कॉल्स आती हैं फिर हमारे लोग वो नोट करते हैं और फिर आगे कन्वे करते हैं कंसर्न्ड स्टाफ को। उसको भी अब हम एक कंसल्टेंट एंगेज करके वो सर्विसेज जैसे प्राइवेट कॉल सेंटर्स होती हैं वैसा करने जा रहे हैं। वो जो भी कॉल आएगी वो एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्रॉपर पर्सन को बार बार कंज्यूमर को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमने अपने 2 नंबर व्हाट्सएप पे भी डाले हैं। वो 2 नंबर पे कंज्यूमर्स जो हैं अपनी कंप्लेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो हमारा स्टाफ वो मैनेज करेगा वो प्रॉपर एक्शन को, AWE को, JE को, जो भी स्टाफ कंसर्न होगा उस कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए और वो उस तक कन्वे करेगा। पहले तो मैं जम्मू वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे जल विभाग ने कुछ दिन पहले कुछ टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर इशू किया है फॉर द पब्लिक कन्वीनियंस। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जल विभाग काम तो करता था लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं था। लाइनों में खड़े होकर धक्के खा के लोग अपनी बात तो पहुंचाते थे लेकिन उस पर अमल नहीं होता था। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि लोग घर बैठे अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो आला अधिकारी को, जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं हमारे एरिया के, उनको बता सकते हैं कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है या हमारी पाइप फटी है या कोई गंदा पानी आ रहा है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही मेजर इशू था ये, और बहुत ही मुबारकबाद है जल विभाग को भी और जम्मू के लोगों को भी कि अब ये नंबर हमारे पास आ गए हैं और इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जिस तरह से अभी ये जल शक्ति विभाग ने जो PHE विभाग है और उन्होंने जिस तरह अन्य विभाग हैं जो बड़े विभाग हैं, तो उन्होंने जो ऑनलाइन नंबर वगैरह जो सुविधाएं दी थी जो अपने ग्राहकों को, जो आम पब्लिक को, जिस तरह से GMC ने भी कुछ टोल फ्री नंबर वगैरह दिए थे, तो PHE ने इस तरह की कोई सुविधा पहले शुरू नहीं की थी। लेकिन अब जो सुविधा शुरू की है जिसमें व्हाट्सएप भी है, नंबर दिया गया है और साथ में टोल फ्री नंबर भी है, तो मुझे लग रहा है ये सबसे बढ़िया एक कदम है, क्योंकि PHE की शिकायतें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं और लोगों को भी ये जानकारी नहीं होती है कि भैया किसी का पानी आया, किसी की पाइप टूट गई या जब कोई और प्रॉब्लम हो गई तो वो शिकायत कहाँ करे। और पहले आने के लिए क्या होता था कि हेडक्वार्टर में आए, लेटर लिखें, फिर टाइम लें, फिर उनसे मिले, फिर वो पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन ऑनलाइन में ये प्रक्रिया तो वैसे होती है, सब रिकॉर्डिंग में होती है और वहाँ कोई जवाबदेही एक बनती है। तो मुझे लग रहा है ये सरकार का सबसे बढ़िया कदम था और विभाग का भी ये सब।
और अब खबर हिमाचल से है, जहां ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस के पहरे पर बीजेपी की शिकायत को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है, वहीं दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवारों को यह निर्देश मिला है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा मुस्तैद रहें। देखिए। स्ट्रांग रूम पर और सख्त होगा कांग्रेस का पहरा। कांग्रेस उम्मीदवारों को दिल्ली से मिला निर्देश। वर्चुअल मीटिंग में राजीव शुक्ला ने दिए टिप्स। ये उसी वर्चुअल मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उम्मीदवारों के साथ मंथन किया। इस ऑनलाइन मीटिंग में राजीव शुक्ला ने उम्मीदवारों को अपने अपने इलाके में स्ट्रांग रूम पर पहरा और सख्त करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को ये भी समझाया गया कि ईवीएम में छेड़खानी कैसे की जा सकती है और उसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना है। भी पोलिंग होती है, उस दृष्टि से जो है वो पोलिंग समाप्त होने के बाद वो मशीनों के साथ जो है वो स्ट्रांग रूम तक जाता है। लेकिन इस बार कुछ खबरें हमको बीच में ये मिली कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उसी दृष्टि से जो है वो हमारा जो कार्यकर्ता है वो पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने काम किया। तो आज स्ट्रांग रूम के बाहर कोई ये नई बात नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो अपने लोगों को वहां पर रखते हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को दिल्ली से ये निर्देश तब मिला है जब बीजेपी ने स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस के पहरे को ही ईवीएम की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर चुनाव आयोग से शिकायत की, जिस पर ईसी ने ये साफ किया है कि हर उम्मीदवार को स्ट्रांग रूम पर निगरानी का अधिकार है और इसके लिए आयोग की तरफ से उसे सीसीटीवी फुटेज के निगरानी की भी सुविधा दी जाती है। कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के बाहर जो 3 टियर कॉर्डन है, उसका जो सबसे आउटर वाला कॉर्डन है उसके बाहर वो अपना कैंप कर सकते हैं। ये बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे को भी ये या इलेक्शन मशीनरी को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको फैसिलिटेट करना है, उनको जगह प्रोवाइड करनी है जिससे कि वहाँ पर वो बैठ सकें, अपना कैंप लगा सकें। इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक उनको साथ ही साथ जो है वो टेलीविज़न की फैसिलिटी भी दी जाती है। वहाँ से ऐसी जगह वो बैठ सकते हैं जहाँ से वो डिस्टेंस से ही, आउटर पेरीमीटर से ही स्ट्रांग रूम को देख सकें। यानी बीजेपी की शिकायत धरी रह गई और अब कांग्रेस पहले से भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। कपिल देव के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। शोपियां की बोनगर नामी क्षेत्र में 2016 से मोबाइल टावर लावारिस है। जानकारी के मुताबिक टावर की तामीर 2005 में एक मोबाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी GTL प्राइवेट लिमिटेड ने एयरसेल की खिदमत के लिए की थी। बाद में टावर का मुआहदा खत्म होने के बाद GTL कंपनी की तरफ से देखभाल नहीं की जा रही है, जिस पर लोगों ने चिंता व्यक्त की है। जमीन के मालिक ने टावर को विनाश करने की मांग की है। इनका कहना है कि कंपनी की तरफ से जो पैसा बाकी है उसके अदायगी के लिए प्रशासन कोई ठोस कदम उठाए। 5 में कोई जगह नहीं देता था इन मोबाइल टावर को लगाने में, तो फिर हमने इनको अपनी जो ज़मीन थी, मिल्कियती ज़मीन थी, वो मुहैया करवा दी। तो 2016 तक मुझे वो रेंट भी अच्छी तरह देते थे। हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे आते थे। मगर 2016 से अब तक 7 साल हो गए, एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। न इनके रेंट, इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन मेरे साथ है, न वो मुझे रेंट डालते हैं अकाउंट में, न वो पैसे देते हैं। मैंने उनको बार बार कहा था, बार बार फ़ोन पे भी बात की थी, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। फिर मैं मजबूर होके यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला गया, जो कि हमारे तहसीलदार साहब है। मैंने उनको एप्लीकेशन दी, मसला इस तरह है, मैं परेशान हूँ, न मुझे वो रेंट देते हैं, न वो वाइंड अप करते हैं। तो उन्होंने उनको एक लीगल नोटिस भेजी है, मगर उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बार दूसरी नोटिस भी दे दी, फिर उन्होंने फिर भी उसका जवाब नहीं दिया। तो अब जो हमसाए हैं मेरे, क्योंकि जब 8 साल हो गए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो न कोई मेंटेनेंस है,
न कोई ऑफिशियल आता है यहाँ पे इसकी देखने के लिए ये टावर सही है, ये सेफ है, अनसेफ है। ये टावर अगर गिर गया, अगर थोड़ा सा है जो आपने देखा इसका काबला जो है अगर वो टूट के आए या कोई मशीनरी ऊपर से, ये बहुत बड़ा। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।